ठीक है, देखो इसमें यार बुक तो तुमने ली नहीं होगी, उन्हें बताया भी नहीं था। ठीक है, तो जिनके पास अगर है आसपास बुक, अगर ले सकते हो एर्डो वाली बुक, अगर आपके आसपास हो तो ये देख लो। मेरे बच्चा लोग है किसी के आसपास, मतलब हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बस करके। अगर बेड पे लेट वेट के ना पढ़ रहे हो और स्टडी टेबल के आसपास हो तो किताब मिल जाएगी। इसमें 19th प्रॉब्लम है, 19th प्रॉब्लम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले चैप्टर का, एर्डो का। उसमें एक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्किल है, इस टाइप से एक सर्किल दे रखा है, और सर्किल के एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे करके इनफाइनाइटली चार्ज वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। तो ये वाला साइड इसका इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये लैम्डा दे रखा है, और सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है। अब इस सर्किल का जो एरिया बनेगा ना, एरिया ऑफ सर्किल, उसके लिए फ्लक्स फाइंड कर रहा है आपको। फ्लक्स फॉर द एरिया ऑफ दिस सर्किल, रेडियस इसका दे रखा है, रेडियस कैपिटल आर, सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। प्रॉब्लम नंबर 19 है। आया समझ में यार प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है जी बच्चा, प्रॉब्लम समझ। सर एक बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग बता दीजिए। यार बुक अगर आपके पास हो तो मैं इसका पेज दिखा रहा हूँ, ये वाला पेज है 19, और अगर आपको स्क्रीन पर रीड कर पाओ 19, रीड कर पा रहे हैं आप? यस सर। 19 सभी लोग रीड कर पा रहे हैं इसको? यस सर, यस सर। तो अगर आप देखो तो लिखा है ना, वेरी लॉन्ग। देखें, आप रीड करें एक बार खुद से, मैं तो ऐसे समझा दिया, बट फिर भी आप चाहो तो रीड करो। सर वायर जो है वो डिस्क के नीचे जा रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है इसमें। एक मिनट, तो बच्चा एडमिट आ रहा है, उसको एडमिट करो पहले यार। नीचे नहीं जा रहा सर। इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। अ वेरी प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं आप? पढ़ पा रहे बच्चे लोग, क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सर हल्का सा ब्लैक है, हल्का सा। ये सर ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है? यस सर। तो अब इसको पढ़ के बताओ कि वायर क्या उस सर्किल के नीचे जा रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ के देखो। नो सर। नहीं जा रहा सर। ठीक है, अब हटा लो, मैं बुक हटा लूं अब? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो फिर। तो सिंपली एक सेमी इनफाइनाइट वायर है यार, इसका फ्लक्स बताना है आपको, क्या करेंगे बताओ, जल्दी जल्दी करें इसको जरा, है ना? तो भाई कल आपको डिस्कस तो करेगा ही था कि जो आंसर बनेगा फ्लक्स का वो ये था, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तो रिजल्ट था हमारा। और इसमें थीटा कौन सा एंगल डिफाइन करते थे आप? एरिया बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अल्टरनेटिवली, बिल्कुल, तो इसको अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी तो, मतलब ये E DA cos थीटा में जो रिजल्ट है, तो हमने कहा था सबसे पहले आप DA चूज कर ले, पहला स्टेप तो आपको DA चूज करना होगा। तो सर्कुलर सरफेस है तो इसमें DA कल भी हम लोगों ने किया था, बट यहाँ पर DA चूज करोगे तो वो एक रिंग के फॉर्म में लो। तो यहाँ से R डिस्टेंस पर और कुछ DR करके हमने एक रिंग टाइप का चीज सेलेक्ट कर लिया, रिंग टाइप की चीज। बट अब ये याद होना चाहिए आपको, ये जरूर याद होना चाहिए था कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, DA हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आपको, DA की वैल्यू 2 पाई R dr,
सर हॉरिजेंटल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, वर्टिकल वाले ले लेंगे जो नीचे की हाँ, तरफ जाएगी। ये सेमी इनफाइनाइट वायर का जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ना, तो ये आपका मेरे ख्याल से तीसरे लेक्चर में होगा, तीसरे या चौथे लेक्चर में। सर k लैम्डा बाई d वर्टिकल में। मैं ये कहा था कि इसमें 2 डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक कंपोनेंट इस वायर के पैरेलल आता है और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वायर के परपेंडिकुलर जाता है, और दोनों ही कंपोनेंट्स की वैल्यू k into लैम्डा बाई स्मॉल r। मेरे ख्याल से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन स्टार्ट किया होगा उसी लेक्चर में है ये, एक वायर का। तो ये उसमें बताया 100% बताया होगा आपको कि अगर आप सेमी इनफाइनाइट वायर लेते हो और उससे r डिस्टेंस पे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम आती है, k लैम्डा बाई r आती है। याद कर पा रहे हैं इसको कि नहीं? यस सर। ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल की डायरेक्शन नीचे की तरफ, नॉर्मल नीचे, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो k लैम्डा बाई r वाला कंपोनेंट है इसकी वजह से कोई फ्लक्स आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉर्मल, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये नॉर्मल आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे, तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो खत्म हो गया, यानी कि इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। फ्लक्स आपको इससे मिलेगा k लैम्डा बाई r वाले कंपोनेंट से, डाउनवर्ड कंपोनेंट से। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह k which means 1/4 pi epsilon 0 लैम्डा बाई r, dA की वैल्यू पुट करेंगे 2 pi r dr, एंड ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और फिर r की लिमिट 0 से लेकर के टिल कैपिटल R की। चेक कर लीजिए आंसर। बढ़े आगे? यस सर। मैं प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, अगर बाई चांस किसी को क्वेश्चन ना क्लियर हो तो आप बाद में सर्च कर सकते हो। प्रॉब्लम 19 था ये। ओके, इसके जस्ट बाद ना प्रॉब्लम 20, प्रॉब्लम नंबर 20 है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखना, हो सकता है आपको स्क्रीन पर फिगर दिखे। ये वाला फिगर दिख रहा है आपको? सर ये जो 19 क्वेश्चन था सर, अगर ये मतलब नीचे भी निकल जाता वायर तो इसका आंसर 0 हो जाता। अब 0 हो जाता, बिल्कुल। ठीक है, इसके जस्ट बाद में 20th प्रॉब्लम है सेम बुक में, वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। उसमें एक सर्कुलर सरफेस है यहाँ पर अगेन r रेडियस का, और इसके दोनों तरफ चार्ज प्लेस किए इन्होंने, इस तरफ भी एक चार्ज है और इस तरफ भी एक चार्ज है, और इस साइड पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और दूसरे साइड पर माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो चार्जेस रखे हैं इन्होंने। और ये डिस्टेंस L दे रखा है, ये डिस्टेंस भी L दे रखा है, इसका रेडियस कैपिटल R दे रखा है। फ्लक्स बताना आपको यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, लैंग्वेज ये है इसकी, रीड कर पाओगे मेरे ख्याल से, रीड हो जाएगा। कर पा रहे हो रीड? रीड कर पा रहे हैं? 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर separated by the distance 2L. Find the flux of electric field strength vector across a circle of radius r. ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। सर डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। ना जी, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तब लगाओगे जब ये लेंथ काफी छोटी हो। सर हाँ सर, पिछले वाले क्वेश्चन में उसको ऐसे भी कर सकते, देखिए dx एलिमेंट की वो फ्लक्स हम लोग को पता है उस सर्कुलर वायर के थ्रू, तो उसी को इंटीग्रेट कर देते 0 से इंफिनिटी तक। नहीं पता है dx वाले, कहाँ पता है हमें? सर वायर पे एक पॉइंट चार्ज मान लेते dx लेंथ का। अच्छा, वो करके, ठीक है। सर पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किया था ना, स्फीयर का हम लोग ने एरिया
हाँ तो ये क्वेश्चन उसी आप कर का चुके हो भाई, मैंने कल भी उसी का कहा था डबल हो जाएगा। हाँ ये कल भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी तो इसको किया था आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ, अगर इस तरफ माइनस क्यू नहीं होता, मान लो सिर्फ कल ये क्वेश्चन कर चुके हो आप वैसे, तो इसका फ्लक्स तो कैलकुलेट किया था आप लोगों ने कल यार, और इसका Yes, sir. फ्लक्स कुछ ऐसा नहीं आया था q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 और minus z upon under root z square plus r. हाँ तो z की जगह l कर लेंगे यहाँ पर, l डिवाइडेड बाय रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो आप। अब दूसरे तरफ आप जब, अच्छा एक और बात बताओ, सर ये इसको 2 फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। क्यों मल्टीप्लाई कर दे 2 से? सर क्योंकि प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू पे जाती है तो दोनों का ऐड हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, ये इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज ऐसे कुछ आएगा, और नॉर्मल लाइन कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, तो ये इनके बीच का एंगल बना थीटा। और अगर हम यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखें तो दूसरी तरफ, दूसरे साइड पर अगर आप यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर रहे हो सेम डिस्टेंस के ऊपर, उतनी ही डिस्टेंस पर, तो क्या इस माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द माइनस क्यू चार्ज, या वो भी नॉर्मल से सेम एंगल नहीं बना रहा होगा सिमेट्री हाँ के सर। पॉइंट? यस सर। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा, उतना ही फ्लक्स नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, डिस्टेंस भी सिमेट्रिकल है, चार्जेस भी बराबर है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या करना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये जो आंसर निकाला गया है इसी को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दें बाय 2 टाइम्स। आई ये बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन अब वो थोड़े से रुक करके होंगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 24। ये पूरी सीरीज मतलब 19th के बाद इनका गॉस लॉ की सीरीज स्टार्ट है, 19th के आगे सब गॉस लॉ से। हटा दें इसको। तो 24th बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ऑलमोस्ट तुमको हर एक बुक में, हर एक पैकेजेस में कहीं भी देखोगे तो मिलेगा तुमको ये। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक एक्सप्रेशन दे रखा है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो है कुछ सम कांस्टेंट ए और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मैं ये चाहूंगा ना एक बार आप लोग रीड करके मुझे बताओ उसमें क्या निकालना है, बिकॉज एक रीडिंग स्किल्स भी का भी ना प्रॉब्लम होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 अगर स्क्रीन पर क्लियर हो, आर रेडियस के स्क्वायर विथ फ्लक्स निकालना जिसका सेंटर ओरिजिन पर। हाँ बाकी लोग, आप लोग को स्क्रीन पर आप दिख पा रहे हैं? Yes, sir. तो 24th में जरा पहली लाइन देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओनली On x and y coordinates according to the law. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई z कंपोनेंट नहीं है और ना ही वो z एक्सिस पर डिपेंडेंट है। Yes, sir. अच्छा उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें a कांस्टेंट है, i और j यूनिट वेक्टर्स हो गए। उसके बाद फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर e through a sphere of Radius r with center at the edge of coordinates. Origin of coordinates. Origin of coordinates. पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? Yes, sir. यस सर। चलो जी देखो, तो मैं लिख नहीं रहा बिकॉज क्वेश्चन आपको दिखा दिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो कैसे करेंगे यार इसको बताओ। सर x और y में अलग अलग सॉल्व करेंगे सर। पहले ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर वाला। नहीं बच्चा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अच्छा हाँ हाँ यस सर यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड x और y पे डिपेंडेंट है, तो यूनिफॉर्म तो हुआ नहीं है।
जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज थी। आ रही बात समझ में कि नहीं अभी? यस सर। देखो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम स्फीयर को जेड एक्सिस के लॉग मान लेते हैं। इधर ये लाइन हमारे लिए एक्स एक्सिस बन गया और सर इधर की लेकिन तरफ सर इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, वो तो यूनिफॉर्म है। कहाँ कांस्टेंट आ रहा है बच्चा? सर a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा और सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस नहीं अंडर रूट आएगा यार। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, बता तो रहे। नहीं आएगा बच्चा, अगर आ रहा तो तुम खुद ही बता देते। तो इसमें तभी मैंने कहा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्योंकि बुक का नाम एरोडो है तो इसलिए माइंड में एक बना हुआ है कि डिफिकल्ट है। मतलब लोगों ने ऐसी इमेज बना रखी है और इमेज बनाने वाले लोग वही हैं जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं कभी, तो उन्होंने कह दिया कि बहुत डिफिकल्ट है। और जिनका हो गया सिलेक्शन उनसे पूछो तो वो कहेंगे बड़ा आसान है, बहुत इजी है। इसमें एक काम करो यार, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको। इस स्फीयर की सर ये जो स्फीयर, हाँ जी बच्चा बताओ। सर एक्स और वाई की जगह अगर आर रख दूं आर कैसे लाएंगे? बिकॉज स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट हुआ ना यार, तो जो आर वेक्टर बनेगा सर उसमें तो सर रेडियस तो कंसिस्टेंट है ना, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू तो आर ही होगी। नहीं, 0 से आर के तब लिए होगा ना जब आप यहाँ उनका रिजल्टेंट नहीं, आर एक्स होगा और सर। वाई की वैल्यू आर, एक्स और वाई आर नहीं होगा यार, ध्यान रखो भाई, गलत कर रहे हो। एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हुए। सर जो हाँ जी स्फीयर बोलो। है उसके सरफेस पे ही हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी। तो वहां पे अगर उसको एक्स कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो रेडियस के बराबर ही तो होगा वो। अच्छा चलिए मैं आपकी बात को समझ करके बता रहा हूँ। तो वो डायग्राम पर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक पॉइंट चूज करो आप, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर। तो ठीक है, यहाँ रखते हैं जरा, एक्स की वैल्यू आर, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, बट जेड तो है ही नहीं इसमें, तो वाई को 0 रख देंगे, एक्स इक्वल टू आर रख देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सही है चीज? यस सर। अब आप एक पॉइंट वाई एक्सिस पर लो, क्या बनेगा? पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0 R 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 0। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर अगर x को 0 पुट करेंगे तो आंसर बनेगा जे कैप के अलोंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी a डिवाइडेड बाय कैपिटल R। बिल्कुल सही है, जे कैप के अलोंग, यहाँ पर आई कैप के अलोंग। यहाँ पर कोई पॉइंट चूज करे तो जहाँ पे सर a बाई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, अगर थीटा हम एंगल लेंगे एक्स एक्सिस से। नहीं, आप r कैसे कह रहे हो? मुझे पहले तो ये बताओ ना, r कैसे? क्योंकि ये पॉइंट तो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। ये पॉइंट, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x y z, और तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट r नहीं होगा। सर हम इसको एक्स वाई प्लेन में इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। क्यों मानेंगे यार? स्फीयर का तो पॉइंट स्फीयर के सरफेस का पॉइंट है भाई, तो आप उसको एक प्लेन में कैसे मानोगे? अब ये पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। समझ गया सर। हाँ, सर्किल थोड़ी है कि आप उसको प्लेन में मान लोगे। सर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लेते हैं, जेड से 90 एंगल पे लेते हैं। बच्चा 3D वेक्टर बनेगा, 3D वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होते हैं। अल्फा सर बीटा 3D गामा वेक्टर क्यों ले लो। बनेगा सर? z तो 0 ही है, वो तो सिर्फ एक सर्कल आएगा ना जिसका डायमीटर वो होगा। और क्या हो गया आप लोग को भैया? स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पर जेड कैसे 0 हो जाएगा यार?
आपको ये लग रहा है क्योंकि आप ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर देख रहे हो। नहीं सर, जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन जहाँ z 0 है सर, उसके हाँ वो तो एक सर्कल ही आएगा ना। हाँ, ये कह सकते हो, पेड़ के बीच में, ये कह सकते हो। उतने में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। हाँ, ये कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाँ एक्स वाई प्लेन में ही होगी ना, जितनी होगी। बिल्कुल, ये पॉइंट दूसरा है, ये पॉइंट अलग बात है। हाँ, देखिए इनका ये कहना है कि ये पॉइंट अगर हम स्फीयर के सरफेस पे ले रहे हैं और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, कुछ भी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो आप, तो वार नहीं होगा। सुनिए तो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मान लूं कि ये पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड है, ठीक है, मान लिया, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया जिसको मैंने डीए लिखा, एक छोटा सा एरिया डीए कंसिडर किया। उस डीए का नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड जाएगा। बोलिए ठीक है, एक छोटा सा सरफेस लेंगे तो उसका नॉर्म रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अब हम लोगों ने फ्लक्स को क्या डिफाइन किया था, अब स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना यार। फ्लक्स को आपने डिफाइन कर रखा है इंटीग्रल ऑफ ई डीए कॉस थीटा, जिसको कि अगर हम जिसको हम चाहें तो मॉडिफाई करके ये भी कह सकते हैं कि इट इज ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, लिख सकते हैं। जिसमें डीए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के हिसाब से हो जाएगी। डीए वेक्टर का डायरेक्शन हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, राइट? ठीक है भाई, बोलो। नहीं तो फिर अगर डाउट यस ओके। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दिया हुआ है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। डॉट डीए वेक्टर, अब हम डीए वेक्टर को सेपरेटली दिखा रहे हैं। डीए वेक्टर क्या लिखेंगे, तो कोई भी वेक्टर डीए क्या, कोई भी वेक्टर ए लिखने का जो प्रोसेस है वो है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तरीका तो यही लिखने का। तो डीए वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड डीए और यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इस नॉर्मल की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इस नॉर्मल की डायरेक्शन में। और अगर ये पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? इसकी पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे, आर वेक्टर लिखना चाहे तो, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो? यस सर क्या लिखेंगे पोजीशन, क्या लिखेंगे इसकी पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड? एक्स वाई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर को लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन हमको पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर को रूट डिवाइड करते हैं, तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्फीयर का रेडियस नहीं है। ये जो पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हाँ हो सर, हाँ इसका मैग्नीट्यूड स्फीयर का रेडियस ही तो है, तो डिवाइडेड बाय आर। अब जब आप इस डीए वेक्टर को यहां लाओगे, ये जो डीए वेक्टर आप देख रहे हो, अगर आप इसको यहां लाते और डॉट प्रोडक्ट लेते इनका, तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट लेके तो देखो, बड़ा एक्स और वाई के टर्म ही चले जाएंगे। हाँ सर, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही चला जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो यहाँ पर एक्स आई कैप है और यहाँ भी एक्स आई कैप है। करके देखा आप लोगों ने कि नहीं? हाँ यस सर यानी कि अगले स्टेप पर क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप मतलब सर ए डीए बाई आर, सर ए डीए बाई आर, और ए बाई आर को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन बचा सिर्फ डीए का।
और इंटीग्रेशन जो डीए बचेगा वो एक तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब इन सारे एरियाज का समेशन। तो अगर यहाँ के सारे एरियाज का समेशन करो तो कितना आएगा? ये डीए, ये वाला डीए, ये वाला डीए, ये सारे एरियाज ऐड कर लो। सर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, that is a upon r multiplied by 4 pi capital R square। एक r कैंसिल, आंसर आ गया। ठीक है भाई। यस सर। हालांकि जो मेरे ख्याल से अगर आप ये देखो, एक अंदाजा लगाने वाली बात है, बाकी पता नहीं ये अब ऐसा लक अगर बार बार काम दे आपको कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके, मतलब एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके, है ना बच्चे, एक अंदाजा तो ये लग ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए अपॉन आर है और डायरेक्शन रेडियल है इसका। यस सर। यहाँ पर लेकिन ये भाई ये एक तरीके से सही मेथड नहीं है यार, क्योंकि ये अंदाजा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो गए। हाँ एक चीज और पूछनी है सर, जहाँ पे E इज इक्वल्स टू A बाय R आई कैप है जिस पॉइंट पे स्फीयर के, वहां पे अगर डीए ले लिया जाए तो कैसे, तो हो जाएगा ज्यादा आसानी? देखो एक्चुअली क्या होता है, जो एलिमेंट्स की चॉइस होती है ना, जब आप डिफरेंशियल एरिया कहीं पर भी चूज करते हो तो वो कभी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं रखते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब आप स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर नहीं लेते हो, उनको एक वेरिएबल प्लेस पर रखा जाता है। तो वेरिएबल प्लेस वही होगा जब उसको आप तीनों एक्सिस के बीच में किसी मतलब स्पेस में कहीं रखें, तभी तो आप उसके वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे ना उसमें। अगर हमारा डीए एरिया, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर Z की किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम सिर्फ XY प्लेन में ही कहीं पे डीए ले लें तो Z का टर्म ही चला जाएगा। देखो बच्चा ये ऐसा नहीं होगा, मैं बताऊं, सुनिए। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है तो सर उसमें स्पेस में कैसे फ्लक्स निकालिए उसका? एक मिनट बता रहे, एक मिनट रुको, एक सेकंड बताते हैं। समझा रहे मेरे को, एक बॉल लाके दिखाते हैं। देखो आपको ना एक बॉल लाके दिखाते हैं, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, देख पा रहे इसको? अब इस पे ये जो कई सारे पेंटागन, हेक्सागन टाइप के बने हैं, ये सब हमारे डीए है। ये डीए है, यहाँ पर डीए मान सकते हो, इसको अपना डीए मान सकते हो, इसको डीए मान सकते हो। ये छोटे छोटे एरियाज है। तो स्फीयर के सरफेस पर कई सारे छोटे छोटे पैचेस हैं, इनको हम डीए मान रहे हैं। क्या यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा? क्या यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा? यहाँ पर फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में जेड कंपोनेंट नहीं है, एक्स और वाई तो है। तो अगर आप इस स्फीयर में कोई भी पॉइंट चूज करो, इस इक्वेटर के अलावा, इक्वेटर के अलावा कहीं पर भी कोई रैंडम पॉइंट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जो ये CR7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो होगा ना? यस सर, एक्स और वाई दोनों होंगे। वाई भी होगा, तो क्या उनसे फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पर? यस सर होगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्स एक्सिस पर दिखाऊं तो क्या वो इस छोटे से पोर्शन की जो नॉर्मल लाइन होगी, इस छोटे से पोर्शन का नॉर्मल, वो भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक्स एक्सिस पे बनाओ तो क्या इस
एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ फ्लक्स नहीं आएगा, 100% आएगा। यस सर आएगा। वाई कंपोनेंट से भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स बनेगा ना यार, फ्लक्स, वो तो इसके हर एक पोर्शन पे आएगा। हर एक पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वजह से फ्लक्स आएंगे इसमें। चाहे आप डीए इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो। सर नहीं समझ में आ रहा सर, क्योंकि हाँ जी। वो जैसे अगर क्रिकेट बॉल को देखे उसको स्पेयर माने तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सर सीम जो होती है उस पे जो प्लेन है उसी पे तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कहीं तो पास हो नहीं रही है तो क्रिकेट अरे बॉल महाराज, ये कहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में ही है और कहीं नहीं है? ये कहाँ लिखा हुआ है? सर उसकी इक्वेशन तो प्लेन की है। ये थोड़ी लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में है। सर वाई जेड प्लेन में भी वाई कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा ही। ये कंफ्यूज हो गए हैं, ये दूसरा तरीका मान रहे हैं इसको। इसको इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से इन्होंने गलत समझ लिया। देखिए, आप इसको मान लो, ये पॉइंट है मेरा, मान लो ऐसे दिखाता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आप कह रहे हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेन लोगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? इसके पैरेलल कोई प्लेन लो, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको? ये थोड़ी उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में है। वो कह रहा है कहीं पर भी आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके सर। सर बच्चे बता रहे, एक एक करके बता रहे ना लोग। ये डाउट, इनका डाउट अलग था। इनको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में है और वो ये वाला प्लेन होगा, इक्वेटर वाला। जो मैं समझ पा रहा हूँ इनके हिसाब से शायद यही कि सिर्फ इस प्लेन में। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो वही तो बात हो रही है कि यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो सब इस पैरेलल, इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल चल रहे हैं। यस सर सर नहीं क्लियर हुआ अभी? हो गया सर। सर और पूछे, बताओ। सर आखिरी डाउट है सर, मैं कह रहा हूँ कि अपना काम आसान करने के लिए जो डीए है उसको एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वाइज इजी करने के लिए तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन आर बन जाएगा यूनिट वेक्टर उसका। नहीं बच्चा, वो तो सर आर नहीं बनेगा ना, क्योंकि सर फिर अगर हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लेंगे तो सर उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नीचे भी तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो, सही है। तुम भी तो बच्चा, तुम भी तो नहीं। वही काम कर रहे हो कि डी नहीं, अगर नहीं, एक्स समझ वाई गया प्लेन में ले सर। रहे। ठीक है, तुमने भी इनडायरेक्टली वही गलती करी है, कोई बात सर नहीं। हाँ सर अगर फ्लक्स पूरे सरफेस से निकल ही रहा है तो क्या हम लोग इसके आजू बाजू एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं और नहीं, सरफेस हम पे तो जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी और सिलेंडर का पूरा जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू उसकी हाइट को 2 आर के बराबर रख लेंगे, क्योंकि एरिया तो जो डीए वेक्टर होगा बेसिकली वो उतना ही बनेगा जितने उसकी फील्ड से पास हो रहा होगा। सरफेस पे हम लोग ने निकाल लिए, तो अगर उससे करके देखें तो भी तो आंसर आ सकता है। आ जाएगा। मतलब आप एक ऐसा सिलेंडर लेना चाहते हो जिसके अंदर ये स्फीयर फिट हो गया हो। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, फ्लक्स ऑफ स्फीयर विल बी सेम एज द फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये भी सही है। बाकी लोग के डाउट क्लियर हो गए यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो कन्फाइंड इन अ प्लेन है यार, वो जहां भी होगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो जी। मैंने कहा था ना ये अच्छा क्वेश्चन, और ये कंफ्यूजिंग है भी। कंफ्यूजिंग मतलब दिक्कत तो आती है इन सब में, कोई बात नहीं जी। अच्छा, इसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम्स स्कैटर्ड हैं इसके, जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं ना वो एक साथ प्रॉब्लम्स हैं नहीं इनकी। इसके बाद एक काम करेंगे आप,
इसके बाद प्रॉब्लम नंबर है 51 प्रॉब्लम है। ये बड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, ध्यान देना, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। आपको पहले तो अगर आप रीड कर पाओ क्वेश्चन 5-1 रीड कर पा रहे हैं? सर है कौन से पेज? ये इधर 5-1 तो स्पेस चार्ज मतलब फ्लक्स। हाँ, क्वेश्चन पढ़ पाए? पहले देखो, रीड कर पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, द फील्ड पोटेंशियल है ना, द फील्ड पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये किस चीज की इक्वेशन दी इन्होंने यहाँ पर? है ना, पोटेंशियल का। और क्या निकालने को बोला है? फ्लक्स निकालने को बोल रहे हैं। ना जी ना। एक बात बताओ, इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना, नीचे वाला ये 53, ये जेई मेंस में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है 53। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 53 आ चुका है जेई मेंस में। मैं आपको 51 करा रहा हूँ और दोनों का कंसेप्ट सेम है। फ्लक्स थोड़ी निकालना, आप पढ़ के देखो क्या निकालना है। फाइंड द मतलब आपको चार्ज की डेंसिटी निकालनी है भाई, आपको फ्लक्स नहीं निकालना है, चार्ज की डेंसिटी निकालनी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी क्या डेंसिटी है। और मैं फाई की जगह वी यूज करूंगा बिकॉज हम लोग पोटेंशियल को वी से डिनोट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू -ax³ + b, ये इनका क्वेश्चन है ना। एक बार आप फिर से देख सकते हो पोटेंशियल जो 51 क्वेश्चन। तो हमने फाई की जगह पोटेंशियल लिख लिया और इनका क्वेश्चन था फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस चार्ज। आगे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, रो और ब्रैकेट में एक्स नहीं लिखा इन्होंने, देखो जरा। यस सर लिखा हुआ है। तो जानते हो रो का मतलब चार्ज डेंसिटी, यानी आपको डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालना है। मतलब इनका ये कहना है कि किसी स्पेस में, स्पेस का मतलब हो गया किसी वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से ऐसा पोटेंशियल आया हुआ है। कहीं पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस तरीके से आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगी वहां पर। देखिए, पोटेंशियल और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है। इसमें पहला वाला कंसेप्ट ये आएगा, फर्स्ट कंसेप्ट जो लगना है, देखो कंसेप्ट नंबर 1, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन आपस का याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सर वर्क एक्सटर्नल निकाल लेंगे सर वर्क एक्सटर्नल निकाल के कितना आ जाएगा? 3x²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना आएगा या फिर जेड कंपोनेंट कितना आएगा? तो यहाँ पर वाई और जेड का कोई 0 EZ0। इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दिस इज 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट है। तो दिस इज 1 डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस की तरफ रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो अगर हम x = 0 से स्टार्ट करें तो नेचुरल सी बात है x = 0 मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रो करती जाएगी x की वैल्यू के साथ साथ। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग लिखना है। ये बड़ा बहुत ही डिफरेंट वर्किंग है, क्वेश्चन ही अलग अलग है ना। गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन ही बड़े यूनिक से हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटा, बहुत ही नेग्लिजिबल साइज का सिलेंडर मानेंगे।
गॉस थ्योरम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सरफेस कोई भी इमेजिन कर सकते हो, सरफेस के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी उनकी, और सरफेस रियल भी हो सकती है, सरफेस हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस मान लिया जिसका लेफ्ट वाला साइड x डिस्टेंस पे है और राइट वाला साइड x प्लस डेल्टा x पे है, जिसमें डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा, डेल्टा x विल बी टेंडिंग टू 0, मतलब नेग्लिजिबल साइज का सिलेंडर लिया हुआ है जिसकी लेंथ भी नेग्लिजिबल होगी और ये एरिया भी नेग्लिजिबल होगा, और इस एरिया को हम डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं। इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेसेस बनेंगी, एक सरफेस नंबर 1 जो लेफ्ट साइड है, एक सरफेस नंबर 2 जो राइट साइड है, और एक सरफेस नंबर 3 जो इसका कर्व सरफेस होगा। किसी भी सिलेंडर के 3 सरफेसेस होंगी, एक ये वाला सरफेस सर्किल, एक फ्रंट सरफेस सर्किल, और एक इसका कर्व सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है। कोई ऐसा सरफेस दिख रहा है आपको जिसके लिए फ्लक्स 0 आएगा? कोई ऐसा सरफेस? थर्ड वाला थर्ड, बिकॉज इस कर्व सरफेस का जो नॉर्मल लाइन बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा, तो कर्व सरफेस की फ्लक्स आएगी नहीं। सरफेस 1 का फ्लक्स कितना होगा? सरफेस 1 की फ्लक्स, तो सरफेस 1 का नॉर्मल किधर लेंगे? कन्वेंशन कल बताया था कि नॉर्मल बॉडी से बाहर आना सर चाहिए। नेगेटिव माइनस ई डेल्टा ए, तो नॉर्मल इसका लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, यानी यहां पर नेगेटिव फ्लक्स आएगा, और वो आएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3ax² मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया डेल्टा ई। ये इसका फ्लक्स हो गया सरफेस नंबर 1 का। सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स, नॉर्मल किधर होगा सरफेस 2 का? सर राइट में, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो पॉजिटिव फ्लक्स 3a, लेकिन राइट वाला सरफेस x प्लस डेल्टा x के कोऑर्डिनेट पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x प्लस डेल्टा x रखनी पड़ेगी आपको, और इंटू डेल्टा ए। आई बात समझ में यहाँ तक? सर डीए और डीएक्स दोनों नेग्लिजिबल है ना? हाँ, ओके सर। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। नाश्ता भी चल रहा साथ में। ये घर से क्लास करने का एडवांटेज है। अच्छा, अब ये हो गया फ्लक्स। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इट शुड बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो टोटल चार्ज कितना होगा? अगर हम ये माने कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनकी डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो चार्ज निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ चार्ज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो dx dA। जी सर। तो रो डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू कितना वॉल्यूम इसके अंदर बनेगा, तो वॉल्यूम विल बी लेंथ ऑफ सिलेंडर डेल्टा x डेल्टा इनटू एरिया ऑफ सिलेंडर डेल्टा ए। लेंथ इनटू एरिया इज द वॉल्यूम। ठीक है जी बच्चा, कुछ है? क्लियर है? सर अगर Yes, sir. मतलब ये तो तब यूज करेंगे ना अगर रो कांस्टेंट, अगर वेरिएबल हो तो रो इनटू हाँ। डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बच्चा जी देखो, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि डेल्टा x और डेल्टा a दोनों टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि ये वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल साइज का वॉल्यूम है, और एक नेग्लिजिबल साइज के वॉल्यूम के लिए डेंसिटी ऑफ चार्ज को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। यस सर। मैंने डेल्टा लिखा जरूर है, बट स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी कि दोनों डेल्टा जो है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब डेल्टा x भी टेंडिंग टू 0 है और डेल्टा a भी हमारा टेंडिंग टू 0 है, सो दैट कि यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम बने, ताकि हम चार्ज डेंसिटी की वेरिएशन को अवॉइड कर पाए, नेग्लेक्ट कर पाए।
अब क्या बनेगा, मेरे ख्याल से सारे डेल्टा ए कैंसिल हो जाएंगे। है जी, सर रो की वैल्यू 6a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। हाँ सारे डेल्टा ए कैंसिल कर जाएंगे, डेल्टा ए यहाँ पर, डेल्टा ए यहाँ पर, डेल्टा ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, और क्या बचा फिर यहाँ से, इसका अगर आप इसको एक्सपेंशन इसका ओपन करोगे ना तो एक और चीज कैंसिल हो जाएगी, आपका ये 3x² भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यस सर। और इसमें एक और इसमें स्क्वायर, हाँ इसमें एक डेल्टा एक्स का स्क्वायर बनेगा, नेग्लेक्ट, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, डेल्टा एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली क्या आंसर बचेगा आप जरा करके बताओ आप लोग खुद से। 6ax delta x. रो विल बी 6a into x। तो देखो चार्ज की डेंसिटी आ गई, यही इसका क्वेश्चन था। ठीक है पॉइंट? Yes. यस सर। अब सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका सुनना ध्यान से। मैं इसको एक जनरलाइज करने के मूड में हूँ, मतलब मूड में क्या मतलब जरूरत है एक्चुअली, हमारे मूड से थोड़ी कुछ होगा। ये जो यहाँ पर आपने 3ax² लिखा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 3ax² है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको फंक्शन डिनोट करता हूँ, ये फंक्शन है x का। तो अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहूं ताकि और भी क्वेश्चंस में मैं काम कर पाऊं, तो ये जो 3ax² है, मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू है फंक्शन एट x की, ये fx हो गया। और ये जो 3ax प्लस डेल्टा x का स्क्वायर कह रहे हो, ये फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x हो गया। बोलो जी ठीक है? Yes sir. यस सर। डेल्टा ये सारे कैंसिल हो गए, तो रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज नाउ फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन एट x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एंड डेल्टा x टेंडिंग टू 0 भी है। दैट मींस यहाँ लिमिट भी लगी हुई है कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0। क्या ये पूरी चीज मैथमेटिक्स में कुछ डिफाइंड नहीं है? यस सर। क्या है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर, कंटिन्यूटी। ये तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ही है ये। यस सर। तो यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और किस फंक्शन का? आपने किसको एफएक्स माना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन को। तो क्या फाइनली ये लिखना सही होगा कि रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट को ही तो fx कह रहे हैं ना, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अब बोलो ये चीज। यस सर। और यही तो आपका आंसर आया था। और क्या आया था आपका? जो आंसर आया है वो ये तो आ रहा है, इसका डेरिवेटिव भी तो यूज किया आपने वहां पर। 3x² का डेरिवेटिव ले लो, 6ax हो गया। ये तो आंसर बना आपका। सर ये डेरिवेशन कहाँ पे यूजफुल है? बता रहे एक मिनट बता रहे। ये भी गॉस लॉ है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के दो तरीके के फॉर्म है, एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्म, एक डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसका यूज करते हैं जब डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालनी हो आपको कहीं पर। दूसरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है जो कल पढ़ रहे थे हम लोग, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, उसके भी यूजेस समझाएंगे आपको, उसको भी कैसे करना होता है। सर इसको अगर d dy by of ey कर सकते हैं? बता रहे बच्चे, एक मिनट क्या करेंगे, सब बता रहे, कंप्लीट कर रहे हैं इसको। ये रिजल्ट क्योंकि स्पेसिफिकली
हमने एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए ड्राइव किया हुआ है जिस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो उसके लिए ये रिजल्ट बन रहा है। इसमें बाकी के 2 कंपोनेंट्स 0 है। इन केस, हालांकि वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके लेवल पर, 12th लेवल पर नहीं आएगा, जस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए कि इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी के कंपोनेंट्स भी होते, उनकी भी कुछ वैल्यूज होती, तो हम इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते और तब ये रिजल्ट कुछ ऐसा बनता, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तब ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाते हैं, partial derivative of electric field x component with respect to x, then partial derivative of y component of electric field with respect to y, and then partial derivative of z component of the electric field with respect to z. ये बीटेक वगैरह में डेल और कर्ल के नाम से पढ़ाया जाता है सब, तो आएगा नहीं बिकॉज ये टॉपिक बीटेक में चला जाता है। आपके लिए सिर्फ ये है, 1 डायमेंशन तक ही आपको आएगा क्वेश्चन, ओनली फॉर 1 डायमेंशन, जस्ट नॉलेज के लिए कि अगर बाकी के कंपोनेंट्स होंगे तो ये काम करेंगे, बट क्वेश्चन आया तो नहीं है आज तक और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी नहीं आएगा। सर सर अगर इसकी जगह सर EY अगर दिया होता तो सर उसका डिफरेंशिएशन यूज करते थे। बिल्कुल करते। मैं एक क्वेश्चन और लिखा दूं। देखो बच्चा, क्वेश्चन तो हर किताब वालों ने छापा है, ऐसा नहीं है, सबने अपने अपने क्वेश्चन को अपने अपने हिसाब से छाप करके अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। और देखिए ये है HCV का प्रॉब्लम नंबर 4। अभी एक मिनट ट्राई करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये दिखा आपको प्रॉब्लम नंबर 4 यार। HCV तो हो गया आपके पास पर? नहीं, वो भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फंक्शन दिया है इसमें? यस सर। क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन यहाँ? E naught x by L I cap। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डायमेंशन की हुई? यस सर। और इसके अलावा क्या बाकी कोई और कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो सर। नहीं है। अब क्या पूछा इन्होंने, क्या निकालने को दिया है? Charge contained inside a cubical volume। तो चार्ज निकालना है। इरडोम ने चार्ज की डेंसिटी पूछी है, इन्होंने चार्ज पूछा हुआ है। दोनों के क्वेश्चन का लॉजिक एक ही है, इसमें भी 1 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। अब एक काम करते हैं, इसको न करो, सर चार्ज डेंसिटी निकाल करके वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब HCV के 4th क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही तो दे रखा है, E naught by L into x I cap शायद ऐसे दे रखा है ना? यस हाँ सर। सर। लगाओ पहला वाला लगाओ, इससे डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालो कितनी आएगी। तो डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में। E naught by L। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज आ गई E naught एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई L। आ गया डेंसिटी ऑफ चार्ज। यस सर। डेंसिटी का मतलब इतने कूलम्ब पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब ये इतने कूलम्ब चार्ज पर मीटर क्यूब होगा। तो अब आपको टोटल चार्ज उस क्यूब का निकालना है। उसके लिए ना क्यूब की डायमेंशन दे रखी है। यस सर। सब 1 मीटर है शायद, है ना? आप देखना क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आपको क्यूब की साइज दे रखी है, साइज ऑफ क्यूब गिवन है। सर उससे क्यूब का ए दिया है।
नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू दी है बच्चा नीचे फोर्थ क्वेश्चन में। यस अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में नीचे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं, तो उससे आपको ये मालूम चलता है कि इस क्यूब की डायमेंशंस 1 मीटर की है शायद। ये यस सर। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है 2.212 into 10 to the power minus 12 कूलम। 2.2 into 10 to the power minus 12 आंसर है पीछे। सर हम्म वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में रो होना जरूरी है, अगर सिग्मा और लैम्डा हुआ तो सर? ना ना ना, वो स्पेस चार्ज आता है, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज होना चाहिए। जी सर। जो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है उसमें सरफेस चार्ज और लाइन चार्ज के बारे में कोई लॉ नहीं है, वो सिर्फ वॉल्यूम चार्ज के लिए है। ठीक है बच्चा। एक ना 53 क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 53, ये जो आ चुका ऑलरेडी मेंस में आ चुका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पहले ही पूछ चुके हूँ। और इसमें भी मैं यही चाहूंगा कि पहले आप रीड करें क्वेश्चन को, मतलब मैं तो बता तो सकता हूँ लेकिन क्वेश्चन नंबर 53 आप एक बार देखो, रीड करो, दिख गया होगा आपको। दिख जाए तो बता देना यार। यस सर। किसका फंक्शन दिया हुआ है इसमें? फ्लक्स का। मतलब पोटेंशियल का आर के फॉर्म में। पोटेंशियल का आर के फॉर्म में, राइट। और क्या निकालना है? स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, सोचो जिस समय आया होगा स्टूडेंट्स की हालत क्या रही होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए तो सब छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्राई करो क्या आएगा, आई मीन क्या करना है। पोटेंशियल दे रखा है और आपको डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालनी है, डेंसिटी ऑफ चार्ज। बताएं। -2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर एक स्फीयर ले लेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे जिसमें x y z तीनों के लिए कैलकुलेट कर। हाँ, ये बिल्कुल ये वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो निकालो आप, ये तो छोड़ो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल सकते हो -dv/dr करके, -2ar। -2ar। लेकिन ये वन डायमेंशन नहीं होता बच्चा, बार बार समझिएगा। जब ये r होता है तो r का मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। r डिफाइंस पोलर कोऑर्डिनेट। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोई आइडिया है आपको? सर xi plus yj plus zk। हाँ भाई, इसमें r के ऊपर वेक्टर लगाओ तो ये e वेक्टर बन जाएगा। और r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर लिखने का सिंपल तरीका होता है xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स हैं, तीनों। तो इसमें ये नीचे वाली इक्वेशन ρ/ε0 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है -2ax, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के -2a, y कंपोनेंट का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में -2a। -2a ये भी आएगा, आंसर आएगा, रो आ गया इसमें से। ये इसका डेंसिटी ऑफ चार्ज आ गया। सर ये x y z को a क्यों रखा है? क्या चीज? x y z को नहीं, x y z को नहीं रखा है। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद ये लगाया है ये चीज कि ρ/ε0 की वैल्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया है एक्स के सर रिस्पेक्ट। समझ गया सर, ओके। हाँ, ये किया है। इसके बाद ये वाला इक्वेशन लगाया है। मुझे तो बता देना यार। हो गया सर। यस हो गया सर। यस ठीक। अब इसी में क्वेश्चन 52 अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये बढ़िया इसलिए बोलता हूँ ना कि ये बहुत ही फंडामेंटल्स के ऊपर है। मतलब आप खुद देखो, सोल्यूशन पार्ट देखो यार, अगर सही तरीके का सोल्यूशन पार्ट लगवाओ तो 2 से 3 लाइनों के सोल्यूशन है। अगर सही मेथड होगा तो, नहीं तो फिर तो आप 1.5-2 पन्ने का सोल्यूशन भी लेकर दो। और सही मेथड का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए था। अगर ये पता है तब तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, और नहीं बहुत लेंथी है। और ना एक मजे की बात बताऊं आपको, जो लोग इरडो लगाते हैं ना, उनको एक बात दिखाऊं सर। वो शायद ये रिलेशन कहीं दिया भी है इन्होंने, इसमें दिया है, कहाँ दिया था वो ढूंढ के भी दिखाते हैं आपको। मतलब ये रिलेशन इन्होंने लिखा भी है कहीं पर, ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने शायद हटा दिया होगा, अभी लिख के दिखाता हूँ। चलो जी 52, क्वेश्चन 52 अगेन फ्रॉम एरोडो। आप ना एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, जैसे भी। मतलब ये 52 यहाँ पर है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे ना वैसे देखो यार। दिख गया आपको? तो 52 दिख गया बच्चों को? यस सर। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को 52 को? यस सर। फिंगर रखिए हुआ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है बताओ तो आप, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप समझाओ क्या है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस दी और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सर, और एक फील्ड के अराउंड, मतलब उसके एक प्लेट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बिल्कुल। तो इनका ये कहना है कि दो हमारे पास प्लेट्स है ना, 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट हमने लेफ्ट साइड मान ली और एक प्लेट हम राइट साइड मान लेते हैं, प्लेट 1, और दूसरी प्लेट हम राइट साइड मान लेते हैं, प्लेट 2। तो एक को आप x इक्वल टू 0 मान लें, एक को x इक्वल टू d टाइप मान लें, और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच में चार्जेस हैं। क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो वहां से मालूम चलेगा कि इनके बीच में चार्जेस हैं, बट उनकी डेंसिटी का कुछ आइडिया नहीं है। डेंसिटी निकालनी है शायद। इनके दोनों प्लेट्स के बीच में चार्जेस हैं, और इस तरीके से हैं कि जो एक प्लेट है इसके नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन पढ़ा था तुम लोगों ने कि नहीं? है सर। यहाँ लिखा हो, इन द विसिनिटी ऑफ वन प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछ रही है। एक, यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरे प्लेट के पास, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अदर प्लेट, ये पूछ रहे हैं। और बीच में डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी होगी। लेकिन एक बड़ी हिंट दी इन्होंने यार, एक बड़ी हिंट दी इन्होंने। देखो क्या, अगर आपकी नजर पड़ पाए इस क्वेश्चन के ऊपर,
तो पहली लाइन में हिंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है? सर यूनिफॉर्म। आंसर आ गया, यानी रो यूनिफॉर्म है ना, है बच्चे? सर यस सर। तो अगर रो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच कैसा फंक्शन रहा होगा? लीनियर। बस इसका मतलब ये 100% श्योर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर फंक्शन है। तो अगर यहां से x डिस्टेंस पर जाएं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, लीनियर फंक्शन है वो, स्टार्टिंग विद 0, अ लीनियर फंक्शन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्या लिख नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। A linear equation which starts from 0। ठीक है, यस सर। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस टाइम्स dv अपॉन dx। ये भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। और मैंने क्यों किया ये? सर इस वो potential टेंशन दिया। पता है हम लोगों को। हाँ, इस क्वेश्चन में एक लाइन और है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है नहीं दिया है क्वेश्चन 52 में। Yes, sir. यस सर। अब आपको समझ में आ रहा है उसका पर्पस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देने का पर्पस? क्या ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ sir. Yes, sir. आप इसे dx को ले जाओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो LHS पर पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड डेल्टा V और RHS पर ये कांस्टेंट, और x dx इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू d। इससे कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स डेल्टा V अपॉन d स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब कुछ बचा या हो गया क्वेश्चन? यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो फील्ड निकाल गया पाओगे? सर, तो हो गया। यस सर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x को d रख दो और डेंसिटी ऑफ चार्ज भी आ गई। जब E और x का फंक्शन आ गया तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, रो बाई एप्सिलॉन नॉट वाली, चेक करो डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी। सर माइनस कहाँ गया? माइनस तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखेंगे, देखो माइनस कहीं गया नहीं है, माइनस यही है। तो माइनस ऑफ dv इक्वल टू आपने रखा होगा cx dx। लिमिट जब लगाओगे ना, तो जब आप x को 0 से d रखोगे तो यहाँ वाला पोटेंशियल v1 और यहाँ वाला पोटेंशियल v2, तो आपकी लिमिट्स जाएंगी v1 से v2 की। Yes. जो LHS पे v1 माइनस v2 बन जाएगा एक्चुअली, उसको मैंने डेल्टा v लिखा है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा होगा ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इधर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर पोटेंशियल कम होगा। समझिए माइनस कहाँ एडजस्ट हुआ है? यस Yes, sir. जब बच्चे लोग तो बताइएगा फिर से, लिख लिया हो तो ये लिखने का मतलब समझ भी लिया हो तो। है जी? यस सर। ठीक, ये 3 क्वेश्चंस की सीरीज थी जो कि है आसान क्वेश्चन ही, बट राइट कंसेप्ट लगाने के ऊपर है। सही कंसेप्ट और सही चीज स्ट्राइक करती है तो 2 से 3 लाइनों में हो जाएगा।
नहीं तो उलझे रहोगे आप, कंफ्यूज रहोगे क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो गॉस लॉ का ये वाला फॉर्म है जिसको आप इंटीग्रल फॉर्म कहते हो कि फॉर एनी क्लोज सरफेस E dA cos theta defined as total charge which is inside the surface and divided by epsilon 0, ये गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। तो अब इसका यूज करोगे आप, मतलब इसको हमें यूज करना है, यूज ऑफ दिस रिलेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड ई वेक्टर, ये करेंगे। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, बट इसकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं एक्चुअल में। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 3 केसेस में निकालते हो। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं जिनमें इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो 3 ही केसेस हैं हमारे पास। पहला केस, स्फेरिकल चार्जेस हो, चार्ज किसी स्फीयर में हो और वो भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। दूसरा, सिलिंड्रिकल चार्ज हो, और तीसरा कोई इनफाइनाइट सरफेसेस हो, मतलब इनफाइनाइट वायर यानी कि लॉन्ग वायर हो या फिर लॉन्ग सरफेस हो, इनफाइनाइट सरफेस। ये 4 केसेस हैं जिसके लिए आप गॉस लॉ लगाते हो। बड़े लिमिटेड एप्लीकेशंस है एक्चुअली, इसमें ज्यादा है ही नहीं। समझ पाए से? यस। तो 4 ही है, मतलब ये लिमिटेड है, स्फीयर, सिलेंडर, लॉन्ग वायर और लार्ज सरफेस। इसका ये मतलब नहीं है, देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि गॉस लॉ इन 4 के अलावा काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है -q और +q, तो क्या इसके लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है? है सर, वैलिड है। वैलिड है। गॉस लॉ है भाई, वो एक्सेप्शनल कोई चीज नहीं है, वो हर सबके लिए है। लेकिन उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। हमारा पर्पस कुछ और है, हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के लाऊं। मेरा टारगेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का है इस इक्वेशन से। वो यहां पर वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसके चारों तरफ कोई मान लो सरफेस बना भी दूं, अगर इसके चारों तरफ एक सरफेस आप बना भी लो, तो इसका आरएचएस कितना आएगा, राइट हैंड साइड कितना आएगा, सोच के देखो। इनसाइड वाला अगर आप कोई एक सरफेस बनाओ और डाइपोल, 0 तो इसका मतलब क्लोज सरफेस ई वेक्टर डीए वेक्टर इनटू cos थीटा, ये वैल्यू 0 आ गई। तो इससे ई की वैल्यू कैसे निकाली जाए, मतलब ई कितना होगा ये कैसे पता लगा सकती हो? कोई आंसर ही नहीं है इसका भाई। इंटीग्रेशन 0 आने का ये मतलब थोड़ी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। समझ पाए से? यस सर। हाँ, कि लॉ वैलिड है, लॉ तो वैलिड है, बट बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। ये हो गया कंडीशन। अगर मेरे को एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, एक डिस्क ले लो आप और कह दो उसके ऊपर चार्जेस हैं, डिस्क है उसके ऊपर चार्ज है क्यू, और इसके लिए मुझे जेड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो क्या मैं गॉस थ्योरम लगाऊं? लगा लो आप। इसके चारों तरफ क्या कर लो, कैसा भी एक सरफेस मान लो आप इसके चारों तरफ कैसा भी सरफेस की चॉइस तो हमारी है। तो इसके चारों तरफ हमने एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, एक बड़ा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो जेड डिस्टेंस ऊपर भी है, जेड डिस्टेंस नीचे भी है। इसको हम अपना गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो हम लोग इमेजिन करते हैं अपने हिसाब से।
गॉसियन सरफेस। इसके लिए फॉर दिस गॉसियन सरफेस हम ये जरूर कहेंगे कि फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि मेरा गॉसियन सरफेस पूरे डिस्क को एनक्लोज कर रहा है तो आंसर विल बी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इक्वेशन सही है। लेकिन इसमें से ई कैसे पता लगाओगे कि ई कितना है? बात समझ पा रहे क्या यार? सर इसको अगर आप इसको एक सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल मतलब हाइट माने तो उससे नहीं हो होगा ना, लेकिन तब भी नहीं होगा। मतलब मैं किस डायरेक्शन में आपके बात कर रहा हूँ, सुनो मैथ्स, इसको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैथ्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स में अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन हो 3x² हो, और फिर कहा जाए कि आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा बिटवीन सम लिमिट्स, मान लो 1 से 3, तो क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अगर आपको फंक्शन पता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस सर आ जाएगी। आ जाएगी ना, आसान है। अगर फंक्शन पता है तो आप इंटीग्रेट करके आंसर ला सकते हो। लेकिन फंक्शन अननोन है, फंक्शन अननोन है, लेकिन आपको ये पता है कि इंटीग्रेट करके आंसर 12 आ रहा है, आपको इंटीग्रेशन के बाद का रिजल्ट पता है, और अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ये फंक्शन कितना होगा, ये यहाँ पर फंक्शन क्या है बताओ? क्या कोई तरीका है कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट देख करके आप ये पता लगा पाओ कि यहाँ पर क्या फंक्शन आएगा? नो सर। नो सर। नो सर। यही प्रॉब्लम हो रहा है। गॉस लॉ में इंटीग्रेशन का रिजल्ट पता है आपको कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कैसे बताओगे? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट 12 है और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि यहां पर कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या अब उसकी वैल्यू निकल सकती है? यस यस सर। यस सर। रिजल्ट 12 है और कह दूं कि ये फंक्शन एक कांस्टेंट है, यह लीनियर फंक्शन है, मतलब कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं अगर, तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ साथ नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया दे दूं, तो क्या तब इस फंक्शन के बारे में कुछ निकाल पाओगे आंसर? यस सर। यस सर। तो यही काम गॉस लॉ में होता है। मुझे इंटीग्रेशन का रिजल्ट पता है, साथ में मुझे ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली लाइक नेचर ऑफ द फंक्शन, कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि लीनियर फंक्शन है कि कांस्टेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा है ये, तभी कुछ आगे बता पाएंगे हम। तो गॉस लॉ का राइट हैंड साइड गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको? व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। क्या आपको एक डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है? आंसर देखो आप। क्या आपको पता है कि डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? बनाई नहीं होंगी आज तक कभी। भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन की बना रखी है? पॉइंट चार्जेस की। यस सर। सरफेसेस की नहीं। कहाँ बनाई है? बनाई नहीं, और बना भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बना भी लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी ना यहाँ पर, फायदा तब भी कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलरली बाहर जाएगी ऐसे करके, लेकिन आगे वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये एक फाइनाइट चार्ज है। और जब आप बहुत दूर जाके जाओगे ना, बहुत दूर, फार अवे, तो आपसे मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में भी एक बात कही थी कि अगर आपके सिस्टम में सारे लाइक चार्जेस हों तो बहुत दूर जाने पर ये कैसा दिखेगा आपको? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली नहीं होती है,
यस सर। तो बहुत दूर जाकर के आपको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी, बहुत दूर जाने पर। लेकिन बहुत नजदीक आने पर ये इनफाइनाइट सरफेस होगा। और जिनको थोड़ा बहुत याद हो कि इनफाइनाइट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर क्लास 12 का थोड़ा बहुत याद हो। यस सर। यस तो बहुत बहुत नजदीक आने पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत दूर जाने पर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर वेरिएबल है, यानी इसका डायरेक्शन वेरिएबल है, यानी कि एक वेरिएबल फंक्शन हो गया। अभी आपने कहा कि अगर आपको ये कहा जाए कि ये कांस्टेंट फंक्शन है तब तो आप निकाल पाओगे इसकी वैल्यू, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये एक वेरिएबल फंक्शन है तब कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन कितना होगा? नहीं लगा पाएंगे। यही प्रॉब्लम गॉस लॉ में। मतलब लॉ तो वैलिड है, लॉ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन वेरिएबल हो गया अगर, तो हम फंक्शन की वैल्यू बता नहीं पाएंगे। और इसीलिए गॉस लॉ सिर्फ उन्हीं केसेस में, मतलब उन्हीं केसेस में बेनिफिशियल हो जाता है। गॉस लॉ उन्हीं केसेस में आपको एडवांटेज देगा, बेनिफिशियल होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कांस्टेंट रहे। और इसी के लिए आप गॉस लॉ में बहुत स्मार्टली गॉसियन सरफेस चूज करते हो कि गॉसियन सरफेस की चॉइस आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट रहे, सो दैट कि हम ई की वैल्यू आराम से निकाल पाए। तो डिस्क वाले केस में गॉस लॉ वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है, बट इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे हम ई निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको। तो हम इस रिजल्ट का क्या कर ले? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, वो निकल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब गॉस लॉ से डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाली जाती। और इसीलिए डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोगों ने कैलकुलस से निकाली हुई है, इसके अंदर एक रिंग मान करके। नहीं आ रहा समझ में ये बात? यस आ गया सर। यस कि अगर गॉस लॉ से निकल रहा होता तो हम सारी डेरिवेशन गॉस लॉ से नहीं कर रहे होते, हम क्यों फालतू में कैलकुलस लगा रहे होते इससे पहले वाले आर्टिकल्स में? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गॉस लॉ वैलिड नहीं है, वैलिड तो हर जगह है, वो बेनिफिशियल नहीं है, फंक्शन निकल नहीं पाएगा आपका। तो ये काम इन चारों में हो जाता है, स्फीयर में हो जाता है, वायर में हो जाता है, सिलेंडर में हो जाता है और सरफेस में हो जाता है। इनमें हो जाता है ये काम, बट उनमें भी तभी होगा जब आपका ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा हो, है ना। आपका ब्रेन इस तरीके से काम करे कि आप ये डिसीजन ले पाओ कि मेरा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। एंड चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस के पीछे का लॉजिक ये है कि कोई ऐसा सरफेस हो जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट की तरीके से काम करे, ताकि ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाए और मुझे ई की वैल्यू पता चल जाए। तो ये काम सबसे आसान होता है स्फेरिकल चार्जेस में, सबसे आसान है ऑन स्फेरिकल चार्जेस। अगर हम एक स्फीयर लें जिसका कुछ रेडियस हो कैपिटल आर का, और उसके अंदर चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनसाइड में सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इनसाइड रो की वैल्यू कांस्टेंट है। स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप नोट कर सकते हो इसको, स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के भी क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि स्फीयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये हर तरफ से एक जैसा नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें अगर इसको पूरा ब्लैक कर दो आप, तो क्या आप पता लगा पाओगे कौन सी साइड किधर है? परफेक्ट सिमेट्रिकल है ये,
और बिकॉज ऑफ सिमेट्री क्या होगा? बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ से एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे पता है कि वो रेडियली आउटवर्ड ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ड्यू टू स्फीयर मतलब कि ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्री वाइज, और डेंसिटी ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म है। इन दो बातों के बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होगा। यहाँ पर ये चीज ऑब्वियस नहीं है। ये ऑब्वियस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप रेडियल बोल दो। ये तभी है जब ऑब्जेक्ट चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा हो, स्फेरिकल, और उसके अंदर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, एक जैसी डेंसिटी होनी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कुछ ई मान लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। दो जगह निकालने को आती है, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के बाहर। तो इनसाइड स्फीयर निकालने के लिए, स्फीयर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसका रिजल्ट क्या है? स्फीयर के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप इसके इनसाइड पर, अब आप गॉसियन सरफेस चूज करें। स्फेरिकल बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस ही हैं, क्योंकि सिमेट्री बहुत लिमिटेड केसेस में ही मिलेगी आपको। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और वो जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाओगे उसका नॉर्मल भी आपका रेडियल होगा। सर ये स्फीयर के अंदर निकाल रहे हैं ना? हाँ, स्फीयर के अंदर। सर तो वो तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो उसकी कोई चार्ज है ही नहीं, सरफेस पे है चार्ज। अरे चार्ज अंदर है भाई, वॉल्यूम चार्ज है। सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर पूरा चार्ज ठूस ठूस के भरा हुआ है। ओके सर फिगर में दिख भी तो रहा है। फिर भी समझने में दिक्कत होती है। एनीवे, इनसाइड में अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E dA cos थीटा इक्वल टू कितना चार्ज इसके अंदर होगा भाई। अगर हमने स्मॉल आर रेडियस का अपना गॉसियन सरफेस बनाया है, स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए आपको इसका वॉल्यूम चाहिए और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया राइट साइड का। ठीक है, यस सर। अब हाँ, अब देखो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानने का बेनिफिट क्या हुआ आपको? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानने का फायदा, सर रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक cos थीटा 1, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा सिमेट्री की वजह से, और cos थीटा की वैल्यू आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में, कोई भी पॉइंट चूज करो तो cos थीटा की वैल्यू 1 है एवरीवेयर। सरफेस पे कहीं पर भी जाओगे तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों बाहर आए, ये बाहर आ गया, 1 बाहर आया तो 1 ही रहेगा, और डीए बचा सिर्फ। डीए इंटीग्रेट होके गॉसियन सरफेस का एरिया बन जाएगा 4πr² रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr³। आगे आंसर निकाल पाएंगे? यस सर। तो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं आपको, बाहर के नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, मैं क्या पूछूंगा पेपर वाले ही पूछेंगे, मैं कौन होगा पूछने वाला। अगर मैं स्फीयर की बजाय इसके अंदर क्यूबिकल गॉसियन सरफेस बनाता तो प्रॉब्लम क्या थी वहां पर? क्या गॉस लॉ वैलिड नहीं होता वहां पर? होता सर, वैलिड होता सर। थीटा निकालने में दिक्कत आती है।
लेकिन क्या सर तब थीटा वैल्यू एलएचएस में करते हैं एलएचएस में ये ई और कॉस थीटा जो आपने बाहर निकाल लिया, क्या ये कर पाते? नो सर। नो नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही टफ डिसीजन है कि आप गॉसियन सरफेस क्या चूज करोगे, क्योंकि चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस के पीछे का पूरा लॉजिक मेरा ये है। देखो देखो, राइट हैंड साइड तो आप कैलकुलेट कर लोगे, देखो राइट हैंड साइड क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ये तो आराम से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपने गलत सरफेस चूज कर लिया तो हो सकता है कि ई इंटीग्रेशन से बाहर ना निकल पाए, हो सकता है कॉस थीटा इंटीग्रेशन से बाहर ना जाए, फिर आप इंटीग्रेशन के बीच में फंसे रह जाओगे। और जब मुझे इंटीग्रेशन करके ही आंसर लाना है तो मैं गॉस लॉ क्यों लगाऊंगा? फिर तो कूलम्ब्स लॉ ज्यादा अच्छा है अगर इंटीग्रेशन ही करनी है। राइट, आंसर क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन और पूछ रहा हूं आपसे। इमेजिन करो कि हमारा स्फीयर है ना, आधे स्फीयर में और आधे स्फीयर में अलग अलग डेंसिटी के चार्ज हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी की तरफ आ रहा हूं अभी, ताकि अब डाउट क्रिएट हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ। स्फीयर लिया, मान लो ऊपर की तरफ हमने प्लस रो डेंसिटी का चार्ज लिया, प्लस रो डेंसिटी का, और नीचे प्लस 2 रो डेंसिटी का चार्ज लिया। मतलब आधे स्फीयर में अलग डेंसिटी, आधे स्फीयर में अलग डेंसिटी। समझ पा रहे इसको? यस सर। और हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना लिया, स्मॉल आर रेडियस का। अब बताओ, इस गॉसियन सरफेस के लिए, ये जो आपने स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके लिए फॉर क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना होगा? तो इस गॉसियन सरफेस में, इस गॉसियन सरफेस का आधा वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, उसमें रो डेंसिटी है, और हाफ वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस में 2 रो की डेंसिटी है। तो इसका चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ वॉल्यूम यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें रो मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी के हाफ वॉल्यूम में 2 रो मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये पूरा आ जाएगा 2 रो पाई आर क्यूब। मतलब ये 2 पाई आर क्यूब इंटू रो आ जाएगा टोटल। यस सर। यस सर। अब इसके आगे क्या ई निकल पाएगा? देखिए गॉस लॉ वैलिड है, गॉस लॉ यूज हो गया, अब ई निकल पाएगा? नो सर। क्यों नहीं? नो प्रॉब्लम सर। क्या है? सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सब यूनिफॉर्म नहीं है सर। तो आधे आधे में तो है। सर कॉस थीटा तो लेकिन बाहर जाएगी, cos ई बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि सर ऊपर थोड़ा कम डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, नीचे ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। समझ गए? हाँ, अब क्लियर हो गया आपको। इस बिल्कुल यार, ये पूरा दिख रहे हैं? हाँ यस सर। यस सर। चलता रहता है भाई ये सब कुछ। पर नीचे की तरफ अभी ग्रेविटी की भी फील्ड ज्यादा हो गई थी। चलता है भैया, ऑनलाइन में सब कुछ चल रहा है, क्या करें, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। और दिन भी खराब चल रहा है ना यार, अभी पता नहीं कहाँ चोट लगने वाली है। तो ये बताइए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर वाले साइड पर और गॉसियन सरफेस के नीचे वाले साइड पर सेम नहीं हो सकती। अलग डेंसिटी, यहाँ अलग डेंसिटी, तो क्या लॉजिक क्या है मेरे पास जिसमें मैं ये कह दूं कि यहाँ और यहाँ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो अब ई बाहर तो आ नहीं पाएगा, मतलब यहां तक तो सब कुछ ठीक है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे आप इससे।
आ रही है बात समझ में ये चीज? यस सर। ये प्रॉब्लम है गॉस लॉ का। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, पता नहीं क्या है, कि यार गॉस लॉ ही इनवैलिड हो गया। भैया लॉ इनवैलिड नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना ये टफ हो गया है, और ये भी नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, टफ बोल रहा हूं मैं, सर मुश्किल है। लेकिन सर जो पीछे वाला फॉर्मूला है सर, उससे मतलब हम ऊपर नीचे अलग अलग तो बता ही सकते हैं। ऊपर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, नीचे 2 रो अपॉन मतलब 2 रो आर अपॉन 3 नहीं बता पाओगे भाई, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये रिजल्ट तो गॉस लॉ से ही तो डिराइव किया आपने, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। और इसमें ई बाहर निकाल करके डिराइव किया था। हाँ भाई, जब सिमेट्री ही नहीं तो ये लगाओगे कैसे रिजल्ट? ये रिजल्ट यहाँ नहीं लग पाएगा। इनफैक्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं और आप क्या कोई नहीं निकाल पाएगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। सर कुछ क्वेश्चंस में हमको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया होता है, तब हम लोग ये सेम मेथड लगा के ई निकाल लेते हैं, तो वो कैसे वैलिड होता है? हाँ तो वो दूसरा चीज है ना बच्चा, वो सिमेट्री है, ये सिमेट्री नहीं है। देखो क्या है सिमेट्री, किसको बोलते हैं कि सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ और सारी डायरेक्शंस एक जैसी हो आपके लिए। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आर डिस्टेंस ऊपर जाता हूं तो रो डेंसिटी, और आर डिस्टेंस नीचे आता हूं तो 2 रो डेंसिटी। तो अलग अलग डायरेक्शन में आर डिस्टेंस जाने पर डेंसिटी बदल रही है। यस सर। आप जो बात कह रहे हो, और वो हम लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं हो। इरडो में लगातार उसके 3-4 क्वेश्चन है, और मेंस में इसका भी एक क्वेश्चन यहीं से कॉपी करके आया हुआ है। इनका ये कहना है कि अगर चार्ज की डेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करे, मतलब इनका ये कि यहां से आर डिस्टेंस पर डेंसिटी ऑफ चार्ज ρ1 है, चार्ज की डेंसिटी ρ1 है डिस्टेंस आर पे, या इसको मैं और इसको मैं दूसरे तरीके से समझा। सुनो, इसको दूसरे बस एक सेकंड बचा, एक सेकंड एंड कर रहे हैं। इसमें r/2 रेडियस तक, r/2 रेडियस तक ρ1 डेंसिटी का चार्ज है, और उसके बाद ρ2 है। पिछले वाले में आधा आधा किया था, अब दूसरा काम कर रहे हो, हाफ रेडियस तक ρ1 डेंसिटी और हाफ रेडियस के बाद ρ2 डेंसिटी। क्या यहाँ पर गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे? यस सर। हाँ सर। यस सर। ये सिमेट्री कहलाएगी, क्योंकि अगर मैं स्मॉल आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको सेम डेंसिटी तो मिलेगी। यस सर। तो ये सिमेट्री है, इसके अंदर गॉस लॉ वैलिड है। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाऊं, जो कि r/2 से ज्यादा है, स्मॉल आर की वैल्यू r/2 से ज्यादा है, लेकिन कैपिटल आर से कम, मान लो, और मुझे कोई कहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरा। गॉस लॉ तो कहीं भी लगा सकते हो सर, दोनों की वजह से आएगा, ρ1 की वजह से भी, ρ2 की वजह से भी आएगा। अरे वो नहीं करना, आप सीधा गॉसियन सरफेस बनाया आपने, अपना एक गॉसियन सरफेस तैयार किया वहां पर। यस सर। और गॉसियन सरफेस के बाद मैंने ये रिजल्ट लिख दिया, ई डी ए वाला। तो ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल आरएचएस पर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कैपिटल r/2 तक का वॉल्यूम, कैपिटल r/2 तक के वॉल्यूम में ρ1 डेंसिटी का चार्ज है। तो हम लिखेंगे ρ1 इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब, यानी r³/8 प्लस प्लस, हम जब गिरी गए तो और गिरो यार, प्लस बाकी और कितना वॉल्यूम लेंगे अभी,
ये वॉल्यूम भी तो लोगे। हाँ सर। ये कितना वॉल्यूम होगा जो गॉसियन सरफेस और r/2 के बीच में है? रो2 into 4/3 पाई। रो2 into उसके वॉल्यूम का डिफरेंस। हाँ सर। रो2 into 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब माइनस r क्यूब बाई 8। ये शायद दिख नहीं रहा होगा। यस आ गया सर। ठीक गया? यस सर। बस हो गया ये आंसर। समझिएगा, फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत हल्के में लोग लेते थे, बहुत ज्यादा हल्के में है। गॉस लॉ को इतना हल्के में ले लेते ना, पता नहीं। फिर गॉस लॉ बताता है कि मैं कौन हूँ। आप बताओ, क्या ये ई इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा? आ जाएगा यस आएगा यस सर। तो इसमें आप ई को भी बाहर ले लो, डीए भी बाहर आएगा। इसमें ई बाहर, कॉस थीटा भी बाहर, वो बेसिकली 1 है, और डीए इंटीग्रेट करके 4 पाई r स्क्वायर है, और राइट साइड ये है। अब इसमें से ई निकल जाएगा। तो देखिए, डेंसिटी का बदलना प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। वो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर चारों तरफ एक जैसी चीज हो। इसके पहले वाले में क्या हुआ था? एक तरफ रो1 था, एक तरफ रो2 था। इसमें ऐसा नहीं है। अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जाओ, रो1 ही तो मिलेगा आपको। और आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, रो2 मिलेगा आपको। यस सर। समझ गए? सिमेट्री और नॉन यूनिफॉर्मिटी में फर्क होता है। तो जहां सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां सिमेट्री है और स्फीयर है, दो बातें, स्फीयर और सिमेट्री, वहां पर आप गॉस लॉ का यूज करके कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और मैं सिर्फ आपको स्फीयर के अंदर ही बता रहा हूँ इंटेंशनली। आप सोचोगे स्फीयर के बाहर क्यों नहीं बताया जा रहा मुझे? स्फीयर के बाहर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लिया जाता है। आउटसाइड स्फीयर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर लो, kq/r²। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। तो हमारा फोकस इनसाइड के पॉइंट्स पर रहेगा। अभी आउटसाइड में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से आ जाते हैं। ठीक है यार, तो अभी इतना ही रखेंगे आज ना, बिकॉज उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब